तो इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी देखा था एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी कौन कौन लगाते हैं। पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट लगा रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती थी। तो ये सारे अब मर्ज होके एक ही हो गया जीएसटी। तो जीएसटी के टाइप्स हमने देखे थे। टाइप्स में देखा था सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। यूटीजीएसटी ये यूनियन टेरिटरी वाला गवर्नमेंट लगाता है। आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या देखा था, हमने देखा था कि जब सेम स्टेट हो तब ये टैक्सेस लगते हैं, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है या सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। दैट इज हाफ परसेंट, 9% या 5% सॉरी 2.5% या 2.5%, ऐसे 6% या 6% ऐसे लगते थे। अगर डिफरेंट स्टेट है तो हम लोग लगाते हैं आईजीएसटी। तो ये हमने देखा था कि क्यों लगाते हैं। ओके, तो डिफरेंट स्टेट में सिर्फ एक ही लगता है आईजीएसटी, दैट इज आइदर वो 18% लगेगा या 12% लगेगा या 5% लगेगा टोटल में। तो यहाँ तक हमने देखा था, राइट। और क्या क्या देखा था, तो रेट्स देखे थे। जीएसटी के रेट्स कौन से हैं, तो कुछ केसेस में 0% रेट भी है, 5% है, देन 12% है, 18% है एंड 28% है। ओके, ये टोटल रेट्स है। अगर मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है तो मुझे इसका हाफ लगाना है, सीजीएसटी हाफ, एसजीएसटी हाफ। ओके, 9 या 9, 8, 14 या 40। अगर मुझे आईजीएसटी लगाना है तो मैं लगाऊंगा पूरा 5%। यहाँ पे मैं सीजीएसटी अलग से नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आईजीएसटी लगाऊंगा। आईजीएसटी पूरा 5, पूरा 12%, वोल 18%, वोल 28%, ये रेट्स है। देन हमने देखा था आपका आइडेंटिफिकेशन, मतलब हर बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट उसको एक नंबर अलॉट करती है विच इज़ बेस्ड ऑन पैन नंबर। तो उसको हमने देखा था जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमने देखा था कि वो स्टेट के नंबर से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र का 27 है तो 27, देन आपका पैन, देन और 3 डिजिट्स 1Z जो भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जीएसटी बनता है। अगर मैं गुजरात में हूँ तो 24 बनेगा एग्जाम, एंड ये देखा था हमने। उसके बाद एक HSN कोड करके एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि जनरली वैरायटी ऑफ देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ सर्विसेज। गुड्स मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी थिंग हो सकती है। तो उसको क्लासीफाई कैसे करें। ओके, क्लासीफाई मतलब ये अभी नट बोल्ट है तो उसको नट बोल्ट क्लासीफाई करे, या अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट में उसको फिट कर दिया है तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम दे उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनती है, एंड देर आर न्यूमरस थिंग्स एंड न्यूमरस सर्विसेज, काइंड्स ऑफ सर्विसेज। कोई लॉयर की सर्विस देता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस देता है, कोई आईटी सर्विस देता है। इतने सारी सर्विसेज है, तो सारे इनके कुछ तो भी कोड होने चाहिए। ओके, तो HSN कोड करके एक कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इंटरनेशनली ये HSN कोड करके कॉन्सेप्ट है। HSN कोड का एक उनका एक
बुक टाइप है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक कलेक्शन है कि इतने सारे चीज़ों को हम इसमें क्लासीफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर गुड्स हो, मतलब खाने की चीज़ें हो, तो उसका HSN कोड 2 से शुरू होता है। ओके, इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स की हो तो उसका कोड 3 से शुरू होता है, राइट। सर्विसेज के हो तो उनका कोड 9 से शुरू होता है। तो HSN कोड या सर्विस के लिए SAC, सर्विस SAC कोड, ऐसे 2 कोड्स लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें जब मतलब जब गवर्नमेंट पूछता है कि हाँ तुमने कितना टैक्स कलेक्ट किया बिजनेस को, तो वो बिजनेस को क्या देना पड़ता है, कोड वाइज देना पड़ता है, HSN कोड वाइज कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। ओके, तो गवर्नमेंट के पास इसका डेटा जनरेट होता है कि इस HSN कोड में कितना हुआ, मतलब ट्रेड स्टैटिस्टिक्स जनरेट होते हैं। तो उनको पता चलता है कि इंजीनियरिंग एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। ओके, सर्विसेज में प्रोग्रेस हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, और उससे वो पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो HSN कोड एवरी इनवॉइस में लगाना पड़ता है। जो बिजनेसमैन है उसको HSN कोड डालना पड़ता है, एंड उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है, एंड देन GST। तो HSN कोड वाइज रेट्स होते हैं। मतलब अभी आप बोलोगे कि सर्विसेज का रेट क्या है, तो सर्विसेज का रेट 18%। आप बोलोगे एग्रीकल्चर गुड्स का रेट क्या है, तो 0 है। तो जो भी एग्रीकल्चर के HSN कोड से उसके आगे 0% ऐसे लिखा होगा। ओके, मतलब इसकी डायरेक्टरी गवर्नमेंट के पास होती है, एंड वो चेंज करते रहते हैं। अगर उनको लगा कि अभी फॉर एग्जांपल आपके घरों की है, मतलब नया घर खरीदना है, ओके, तो उसका HSN कोड के आगे 12% का रेट है। बट गवर्नमेंट ने एक बीच में स्कीम लाया कि जिनके पास पहला घर नहीं है और वो पहला घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए GST हम कम करेंगे, तो उसका अलग से HSN कोड है, एंड उस कोड के अंतर्गत उनको 5% GST ही लगता है। तो इससे क्या होता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है और ज़्यादा लोग आगे आगे आके वो चीज़ें खरीद सकते हैं। या किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना है, फॉर एग्जांपल जो टोबैको प्रोडक्ट्स है वगैरह, तो उनको हाईएस्ट रेट होता है। या तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है कि अरे अभी 18% है और इसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेट बढ़ा देते हैं। तो रेट कैसे बढ़ता है, उसका HSN कोड में ये रहता है, क्लासिफिकेशन रहता है, तो उसके आगे रेट दिखाते हैं। तो HSN कोड फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट इज HSN कोड। HSN कोड इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये हमने देखा है। तो हैज बीन अडेप्टेड बाय मोर देन 200 कंट्रीज। तो ये कोड्स 200 कंट्रीज में अलाउड है, मतलब ये कोड अगर बताया तो उस कंट्री दूसरे कंट्री में भी उनको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ओके, देन HSN code has been considered as best logical tracking system for identification and classification of goods. India has developed its own HSN code. Is HSN code compulsory for all traders? The HSN code is compulsory for all. अभी ऑल हो गए, आपको जो दिया है वहाँ पे 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर है, उसके जो बिलो है उनको नहीं है। तो इसका आपको ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है, दिस इज़ लॉ एक्चुअली। ये लॉ जो है आपको IPCC एंड फाइनल में बहुत डिटेल में है, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना है। तो HSN कोड एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। HSN कोड जो एंड तक होता है उसमें वो 8 डिजिट्स का होता है। ओके, जो बड़ा कोड होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक कोड ऐसा हो सकता है 4125707070। ओके, तो ये चैप्टर होता है, 41 इज चैप्टर, मतलब ये एक प्रकार के गुड्स होते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का कोड है 41। देन मैन्युफैक्चरिंग के बाद में होता है कि उसमें आगे 25 क्या है, तो ये मेटल है। ओके, कौन सा मेटल है,
और उसका क्या है, ऐसे वो कोड बनता है। एंड ये कोड आपको एवरी इनवॉइस में बिजनेसमैन को लगाना पड़ता है। ओके, तो HSN कोड एंड SAC कोड। SAC कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये फॉर सर्विसेज होता है, HSN फॉर गुड्स होता है। ओके, देन तो यहाँ तक हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखते हैं हम लोग स्टेज वाइज कैसे होता है वो। ओके, क्या होता है मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो बेचता है रिटेलर को। ओके, वो बेचता है पहले होलसेलर को बेचता है, देन रिटेलर को। तो पहले होलसेलर मतलब बहुत क्वांटिटी में वो जमा करता है, एंड देन वो रिटेलर को। रिटेलर मतलब जो पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। तो रिटेलर को होलसेलर बेचता है एंड रिटेलर कंज्यूमर या पब्लिक को बेचता है। तो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर क्या प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का एक पेन, फॉर एग्जांपल पेन बनाया। ओके, तो 100 रुपये का उसने पेन बनाया एंड वो पेन है ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। तो GST में कैसे उसका ये होता है कैलकुलेशन, तो वो हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, तो पेन बनाया, उसका प्रॉफिट लेके 100 रुपये में। ओके, 80 रुपये में बनाया एंड 100 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है कि तूने 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया, मतलब नई चीज़ कोई तो भी बनाई, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करना है सामने वाले से। तो जब ये मैन्युफैक्चरर को बेचेगा, ओके, तो इस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 18% लगेगा। ओके, अगर वो सेम स्टेट में बेच रहा है तो CGST एंड SGST लगेगा, या CGST एंड UTGST लगेगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है तो IGST लगेगा। तो IGST या CGST एंड SGST ऐसे लगेगा। तो क्या होगा, 18 रुपये लगेंगे एडिशनल, एंड वो इनवॉइस करेगा होलसेलर को कितने रुपए में, 118 रुपये का इनवॉइस करेगा। ओके, होलसेलर वो लेगा, होलसेलर खुद का प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा। प्रॉफिट जनरली वो क्या करता है, बेस प्राइस में ऐड करता है। तो होलसेलर बोलेगा मैं 20 रुपये मेरा प्रॉफिट ले लूँगा, तो होलसेलर बोलेगा मैं 120 लगाऊंगा। ओके, एंड
वो रिटेलर को बेचेगा। तो होलसेलर का प्रॉफिट ऐड करके वो पेन की कीमत 120 हो गई प्लस 18% GST। तो हम लोग ऐड करेंगे, क्या आएगा, तो आएगा 21.6। ओके, और रिटेलर को वो इनवॉइस कितना करेगा, 120 प्लस ये GST। ओके, तो आएगा 141.6। रिटेलर बोलेगा मैं जो एक्चुअल स्टूडेंट है या कंज्यूमर है मैं उसको बेचूंगा और थोड़ा प्रॉफिट में, तो 120 का मैं उसको बेचूंगा 150 में प्लस 18% GST। तो यहाँ पे आएगा 27 एंड कंज्यूमर को वो चीज़ कितने में मिलेगी, 177 रुपये में। ओके, तो ये एग्जाम्पल है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो भी प्राइस मिलती है बाहर रिटेल दुकानों में, तो ये होती है, इसको MRP भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, तो ये छपी होती है, बाकी इसका कैलकुलेशन जो है ये हमें कभी पता नहीं होता। तो ऐसे वो वर्क होता है। अभी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कितने रुपए कलेक्ट किए ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ से कितने रुपए कलेक्ट किए, 18 रुपये। तो ये 18 रुपये वो गवर्नमेंट को पे करेगा, मैन्युफैक्चरर। ओके, पे टू गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर पे करेगा उसके GST नंबर के, हमने जो नंबर देखा ना GSTIN, GST नंबर, तो 18 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। होलसेलर बोलेगा अरे 21 रुपया में गवर्नमेंट को दे दूँ, पर इस मैंने 18 रुपये तो ऑलरेडी दे दिए, क्योंकि होलसेलर क्या है, होलसेलर को 118 में पड़ी है वो चीज़, 100 की चीज़ है बट 118 में पड़ी है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने 18 रुपये ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए मैन्युफैक्चरर से, और होलसेलर उसको कितना रुपये देगा, 118। तो होलसेलर ने एक्चुअल पे किया है 18 रुपये, तो होलसेलर बाद में गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो यहाँ पे जो 21.6 है ये जो पेएबल है 18% लगा के, एंड माइनस जो ऑलरेडी पे कर दिया है उन्होंने, मतलब होलसेलर ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को इसमें पे कर दिया 118 रुपये में, 18 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए टैक्स वाले, तो वो कट करके गवर्नमेंट बोलेगा ये कट करके मुझे दे दे। तो कितना पे होगा, 3.6 रुपीज पे टू गवर्नमेंट। ओके, देन रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर ने 27 रुपये लगाए गवर्नमेंट के हिसाब से, तो रिटेलर बोलेगा अरे 27 रुपये में क्यों भरूँ, मैंने 21.6 रुपये तो ऑलरेडी होलसेलर ने भरे हुए हैं मेरे हिसाब से, करेक्ट। तो वो मैं माइनस कर दूंगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा ओके वो माइनस करके मुझे पे कर दे। तो ये जो होलसेलर ने ऑलरेडी पे किए हुए वो माइनस होंगे यहाँ से, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने जो ऑलरेडी पे किए वो होलसेलर से माइनस होंगे। ओके, तो उसका आएगा कितना, 5.4 आई थिंक, 4 and 2, yes 5.4 पे टू गवर्नमेंट। ओके, तो टोटल गवर्नमेंट को कितना मिला, 18 प्लस 3.6 प्लस 5.4 दैट इज ₹27। तो आप लोग बोलोगे यार ये तो मैच हो गया यहाँ पे, तो दैट इज द थिंग इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंडिया में उनका जो विशेषता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो स्पेसिफिकेशन है या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, विशेषता जो है, तो वो वैल्यू एडेड पे टैक्स होता है। अगर मैन्युफैक्चरर आगे 100 रुपये का ही बेचता है, होलसेलर फिर से 100 रुपये में ही बेचता है, एंड रिटेलर फिर से 100 रुपये में बेचता है, तो 18 रुपये ही गवर्नमेंट को जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, होलसेलर यहाँ पे खुद के 20 रुपये ऐड कर रहा है,
मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर 20 रुपये ऐड कर रहा है, रिटेलर और 30 रुपये ऐड कर रहे हैं, तो 150 की वो चीज़ हो गई है और उस पर टोटल टैक्स 27। अगर आप कैलकुलेट करोगे 150 इंटू 18% तो 27 आ जाएंगे। तो जीएसटी को क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू, जैसे वैल्यू ऐड होती है वैसे ही टैक्स ऐड होता है एंड फाइनल स्टेज पे गवर्नमेंट को फाइनल टैक्स मिलता है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बोलेंगे आप इनपुट टैक्स में ये कहाँ पे आ गए? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जब होलसेलर पे करेगा तो उसने जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया 118 रुपये में, यहाँ पे वो माइनस होंगे, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स और इसका हमें मिलता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब वो ऑलरेडी पे कर दिए है इसलिए इसमें से माइनस होंगे जो एक्चुअल पेएबल है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रेडिट, उसमें से क्रेडिट हो गए। और रिटेलर क्या करेगा? जो 21.6 रुपये ऑलरेडी होलसेलर को दे दिए है वो माइनस करेगा, दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये बिजनेसमैन को ही मिलता है, जो बाद में कंज्यूमर है उसको नहीं मिलता क्योंकि वो आगे नहीं बेचता है। ओके, तो वहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं होती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ पे होता है? जहाँ पे वैल्यू ऐड होती है। ओके, तो होलसेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया 18 रुपये क्योंकि उसने 118 में ऑलरेडी पे कर दिया है एंड रिटेलर को 27 रुपये में 21.6 रुपये में 6 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया क्योंकि उसने ऑलरेडी वो होलसेलर को पे कर दिया है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आई होप आपको समझा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, आपको इतना डिटेल है नहीं। ओके, नेक्स्ट इज हु इज कवर्ड बाय जीएसटी। तो जीएसटी में कौन कौन कवर हो रहा है? ऑल बिजनेस में। ओके, सारे बिजनेस में, पर कौन? दो लोग छोड़ के हैं उसमें, एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरिस्ट जो है, मतलब एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता है जीएसटी, एंड जिसका टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs। तो छोटे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि जाने दो, इनको नहीं ट्रैक करेंगे। तो जो बड़े लोग हैं 20 लाख से ज़्यादा कमाते हैं वो जीएसटी में कवर होंगे। ओके, तो इन सारे लोगों को उनके इनवॉइस में जीएसटी लगाना पड़ेगा जब वो आगे किसी को बेचेंगे। ओके, देन कुछ कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्ट इन जीएसटी। ओके, आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो कुछ कुछ चीज़ें ये इसेंशियल होती है, तो इसेंशियल चीज़ें एग्जम्प्ट होती है। तो कौन सी होगी? आप जो डेली फूड खाते हो, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये जो चीज़ें हैं ये जीएसटी में है नहीं क्योंकि ये इसेंशियल है, सबको लगता है एंड इससे गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करना नहीं चाहता, राइट। तो जो नॉर्मल कोर्स में सबको लगती है इसेंशियल है। हम लोग बोलते हैं ना कि अन्न वस्त्र निवारा, तो ये इसेंशियल में आता है। तो इसेंशियल में अन्न जो है वो सिर्फ यहाँ पे एग्जम्प्ट है। ओके, तो जो भी इसेंशियल है, इसेंशियल में और एक एजुकेशनल, सम एजुकेशनल सर्विसेज एंड सम हेल्थ केयर, या मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एंड मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल सर्विसेज ये एग्जम्प्ट है, इनको जीएसटी नहीं लगता क्योंकि गवर्नमेंट इन पे टैक्स नहीं चार्ज करना चाहता और कमाना नहीं चाहता। जो इसेंशियल नहीं है, जो लग्जरी है या वैल्यू एडिंग सर्विसेज है, इसेंशियल नहीं है, वहाँ पे जीएसटी लगता है। ओके, और कुछ कुछ इसेंशियल इसमें
कम रेट होता है। ओके, तो लोअर रेटेड इसमें कम होता है। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में आपको 5% लगेगा। ओके, तो या कुछ कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, अगर मुझे सौ चाहिए या फावड़ा चाहिए तो उसको 5% ही लगेगा, क्योंकि वो इसेंशियल में नहीं आता है। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, बट वो उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो उसमें कम रेट लगता है। और लग्जरी गाड़ियाँ जो होती है उनको हाईएस्ट रेट लगता है 28%। तो जो हाई लग्जरी में रह सकते हैं वो टैक्स भी भर सकते हैं। इस लॉजिक से जो लग्जरी चीज़ें होंगी उसमें हाईएस्ट टैक्स लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने देखा, एंड जीएसटी में कौन कवर है वो देखा, जीएसटी में एग्जम्प्ट क्या है वो देखा, एंड एक जीएसटी पेएबल का सिर्फ फॉर्मूला, आपको फार्मूला नहीं है, दैट इज लॉजिकल थिंग, वेरी लॉजिकल, कि जो भी आउटपुट मतलब सेल पे, सेल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो आउटपुट टैक्स यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर आउटपुट टैक्स था 18 रुपये, इनपुट टैक्स था 0। ओके, तो मैन्युफैक्चरर ने पे किया 18 रुपये। देन होलसेलर हम लोग देखते हैं होलसेलर का क्या था। होलसेलर का था 21.6 एंड रिटेलर का था 27। ओके, तो होलसेलर का 21.6 आउटपुट टैक्स था, मतलब सेल पे जो टैक्स था, माइनस इनपुट टैक्स उसने ऑलरेडी पे किया था, दैट इज 18, तो उसने कितना भरा 3.6। रिटेलर ने क्या किया 27 रुपये था, 21.6 ऑलरेडी भरा था, तो 5.4 एक्स्ट्रा भर दिया, तो इतना जीएसटी पेएबल है। ओके, तो पेएबल का फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको पेज नंबर 136 पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन बिटवीन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी। तो एंड में जो आप देखोगे, अभी ये पूरा यहाँ पे समझाना इट इज़ नॉट फिजिबल, आप लोग को एक बार वो पढ़ना है पूरा कि कैसे हो गया। पहले वहाँ पे वैट लगता था प्लस एक्साइज लगता था, वेरियस जगह पे वैट का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आईटीसी, अभी आपको आईटीसी समझा होगा, तो आईटीसी कभी कभी नहीं मिलता था। ओके, तो ये सारा उसमें उन्होंने कवर कर दिए। तो उससे क्या होता है कि अभी ये जो जीएसटी है ये सीमलेस हो चुका है, मतलब आपको आईटीसी इजीली सबका मिलता है, एंड आप उससे क्या होता है आपकी प्राइस, टोटल प्राइस जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो वो आपको पढ़ना है, उसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कभी भी मुझे पूछ सकते हो, पर यहाँ पे हम लोग पूरा नहीं देख सकते वो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाया है, देन वैट लगाया है, एंड जीएसटी देखा है कि जीएसटी लगाने के बाद क्या हो गया है वो। ओके, तो जीएसटी में आपकी कॉस्ट 1.5% से कम आ रही है। तो ओवरऑल जब इकोनॉमी का सोचते हैं लोग, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट सेविंग बहुत होता है जीएसटी में, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं एक ही टैक्स लाने के लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने हैं, चलो एक ले सकते हैं हम लोग, अभी एक बार ले लेते हैं एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्रा फर्निशिंग्स परचेस्ड टेप्स्ट्री या कर्टेन क्लोथ फॉर 28 lakhs rupees and sold for 44 lakhs 80,000 rupees. Rate of GST is 5%. Find input tax, output tax, RTC and CGST and SGST.
अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि कहाँ से कहाँ बेचा है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे विद इन स्टेट। तो एक ही स्टेट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने परचेस किया ₹28 lakhs में और सेल किया ₹44,80,000 में। ओके, तो विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो पहले क्या होगा, वो परचेस जब किया होगा तो परचेस का देखते हैं, परचेस का कैलकुलेशन 5% GST है। तो बेसिक वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग, बेसिक वैल्यू कितना है 28 lakhs, इस पे 5%, तो 5% विद इन स्टेट है तो CGST 2.5% होगा एंड SGST 2.5% होगा। तो लेट अस कैलकुलेट 28 लाख इंटू 5%, दैट इज 1,40,000 आएगा आई थिंक। टोटल, हाँ टोटल 1,40,000 आएगा, तो 70,000 ईच। ओके, तो बेसिक वैल्यू इतनी हो गई है। एंड तो परचेस करते वक्त कितना GST पे किया है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट टोटल कितना है इसकी टोटल, दैट इज 1,40,000। ओके, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टेट में ही, सेम स्टेट में ही बेचा है, तो सेल 5%, वो भी देख लेते हैं। बेसिक वैल्यू क्या है 44,80,000, CGST 2.5% होगा एंड SGST 2.5। अगर हमने अज्यूम कर लिया था कि ये स्टेट के बाहर है तो यहाँ पे IGST 5% टोटल लगता है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो इस पे 5% निकालते हैं, $1,12,000 एंड 1,12,000, तो आ रहा है 2,24,000। तो दिस इज माई आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जो सेल पे जो होगा टैक्स, वो आउटपुट टैक्स, इन दोनों की टोटल। ओके, एंड अभी आपको पेएबल कितना होगा, पेएबल मतलब गवर्नमेंट को कितना पे करना है, तो हमें आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ये हमने फॉर्मूला देखा। तो आउटपुट टैक्स है 224,000 माइनस 1,40,000, राइट। तो आएगा 60 + 24, 84,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा चित्रा फर्निशिंग्स को। ओके, तो चित्रा फर्निशिंग्स ने जो 44,80,000 पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो 2,24,000 है एंड 1,40,000 ऑलरेडी पे किया है। तो अभी कितना पे करेंगे 84,000 रुपीज। ओके, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको देखना है एक बार एंड बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कभी भी बता सकते हो आप लोग। ओके, अभी यहाँ पे हमारा GST का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी इसमें डाउट है तो हम लोग फिर से मतलब उसका डाउट सेशन लेंगे। अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो आई थिंक ये आपको 10th स्टैंडर्ड में था, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज डिविडेंड, ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में हमने एक देखी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो पार्टनरशिप, दो लोग आके मिलके बिजनेस कर रहे हैं एंड
प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, करेक्ट। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ कुछ कमियां हैं। अगर एक पार्टनर ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो वो दूसरे पार्टनर पे भी आ सकता है। ओके, तो एक पार्टनर ने अगर गलती से लॉस कर दिया, बहुत सारा लॉस, तो वो दोनों को मिलके पे करना पड़ता है। ओके, पार्टनरशिप में। तो एंड पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लोगों के साथ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो मैनेज नहीं कर सकते, करेक्ट। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कंपनी। ओके, तो कंपनी इज व्हाट, कंपनी इज ऑल्सो बिजनेस रन बाय 2 or more persons, बट वहाँ पे कुछ एडिशनल आपको फायदे हैं कंपनी होने के। सबसे पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, मतलब अगर दूसरे किसी ने प्रॉब्लम कर दिया, दूसरे मेरे पार्टनर ने, तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू मैंने जो कैपिटल दिया है। ओके, अगर मैंने पार्टनरशिप में कैपिटल 50,000 दिया है एंड लॉस 5 लाख का हो गया, तो मुझे वो 5 लाख देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। पर अगर कंपनी में मैंने 5 लाख का कैपिटल दिया है एंड कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी इज 5 लाख। तो लिमिटेड लाइबिलिटी इज फर्स्ट important thing for companies, and second is company has its own legal status. Okay, तो कंपनी क्या है कि 2 or more persons, ओके, इसके साथ कंपनी में आपको है लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने अभी बोला, उसके साथ है लीगल स्टेटस। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से कंपनी को एक लीगल स्टेटस होता है। मतलब आप लोग बोल रहे थे कि क्या, तो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जैसा बिहेव करती है। ओके, तो आप लोग मतलब मैं एक पर्सन हूँ एंड कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके, तो मेरे पे केस हो सकता है या मैं केस कर सकता हूँ, एंड कंपनी को ऐसा स्टेटस है कि कंपनी पे भी केस हो सकता है एंड कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है। ये एक एग्जांपल है लीगल स्टेटस का। लीगल स्टेटस मतलब उसको कुछ तो भी स्टैंडिंग है, इट इज़ लाइक अ पर्सन। ओके, एंड वो खुद पे खड़ी हुई है। तो लीगल स्टेटस का मेन मतलब इज इट नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज पर्सन्स। ओके, तो इसका खुद का लीगल स्टेटस होता है, हो सकता है। तो ये 2 या ज़्यादा पर्सन्स रहे या ना रहे उसमें, वो बाहर जाए नहीं जाए, तो कंपनी जब तक है तो उसको खुद का लीगल स्टेटस होता है। तो इसके कुछ कुछ फ़ायदे हैं, आपको ओसी में या इसमें आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी। तो कंपनी के कुछ कुछ फ़ायदे हैं। तो कंपनी जब होती है, तो कंपनी का कैपिटल जो होता है, कैपिटल इज डिवाइडेड इन सम शेयर्स। ओके, पार्टनरशिप के केस में आपको परसेंटेज कैपिटल होता है। इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है, अगर 1 लाख का कैपिटल है, अगर 2 लोग मिलके कंपनी बना रहे या 4 लोग मिलके कंपनी बना रहे, तो अगर टोटल उन्होंने 10 लाख लाए, तो जनरली क्या होता है, वो शेयर्स में डिवाइड होता है। तो जनरली एक शेयर 10 रुपये का होता है, और 10 लाख का अगर कैपिटल है तो 1 लाख शेयर्स होंगे। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 लाख शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कैपिटल होगा 10 लाख। अगर सारे लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से 2.5 लाख ईच है, 4 लोगों का, तो उनके पास शेयर्स कितने होंगे? 25 हज़ार। ओके, अभी यहाँ पे आप एक बात और देख सकते हो कि जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, अगर यहाँ पे 100 लोग आए तो मैं इजीली 1 लाख शेयर्स डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, बट मैं परसेंटेज इतना इजीली नहीं डिफाइन कर सकता। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या होता है? परसेंटेज कितना डिवाइड कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो प्रॉब्लमेटिक होता है बाद में कैलकुलेशंस के लिए। बट जब कंपनी होती है तो 100 लोग आए या 1000 लोग आए, तो 100 लोग आए फॉर एग्जांपल, तो ईच पर्सन हैज 1000 शेयर्स। ओके, 1000 ऐसे 1000 100 लोग आएंगे, करेक्ट। तो टोटल शेयर्स होंगे 1 लाख एंड टोटल कैपिटल होगा 10 लाख। तो यहाँ पे कंपनी में आपको एक स्केल भी बहुत बड़ा मिल जाता है। एंड लीगल स्टेटस होने के बाद, लीगल स्टेटस जब होता है कंपनी को, तो उसकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब स्टैंडिंग बढ़ जाती है कि हाँ दिस इज कंपनी, मतलब इसको रेगुलेट करते हैं तो ये अच्छी होगी। ओके, तो बड़े बड़े जब बिजनेसेस होते जाते हैं तो उनको कंपनी डिजायरेबल होता है। ओके, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, आपके बुक में ही दिए हैं, वो देखते हैं। शायद आपके ये हो चुके होंगे, तो थोड़ा एक रिवाइज करके हम लोग रुकेंगे। तो स्टॉक कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रन कंपनी इज स्टॉक कैपिटल। तो हमने जो 10 लाख देखा, दैट इज स्टॉक कैपिटल। शेयर्स, होल कैपिटल इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट और पार्ट इज कॉल्ड शेयर। तो 10 लाख 10 रुपए के शेयर में डिवाइड होते हैं, तो 1 लाख शेयर्स होंगे। तो वो 1 लाख जो है पार्ट्स, 1 लाख पार्ट्स हो गए वो 10 लाख रुपए के, 10 रुपए के 1 लाख पार्ट्स हो गए। तो 1 लाख को वो जो पार्ट्स है उनको बोलते हैं शेयर्स। कंपनी कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। तो शेयर्स इशू करके, और शेयर्स इशू करके, मैंने और शेयर्स इसको दे दिया, दूसरे को दे दिए, तीसरे को दे दिए, तो कैपिटल और बढ़ा सकती है, इजीली बढ़ा सकती है। An individual or organization can buy shares that individual or organization will be the owner of the company. तो जो भी वो शेयर्स बाय करता है, दैट इज, या जो भी वो शेयर्स लेके कंपनी स्टार्ट करता है, ही इज नोन एज ओनर। ओके, एंड वो ओनर कितना होता है? तो वो पार्ट का ओनर होता है। फॉर एग्जांपल, अभी 10 लाख रुपए के हमने शेयर्स, ₹10 के 1 लाख शेयर्स थे, करेक्ट, हमने वो अभी देखा। तो अगर ये 5 लोगों में है, इक्वली बटे हुए, ओके, तो 20,000 तो ईच का, सारे लोगों का परसेंटेज कितना हो गया? ऑलरेडी 20% हो गया। एक और जन को ज्वाइन करना है और उसको कंपनी ने डायरेक्टली शेयर्स अलॉट कर दिए और 20,000, तो क्या हो गया? पहले इसका 20% था, वो अब हो गया 16%। तो सारे के 16% हो गए। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कैपिटल भी बढ़ता है एंड शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, परसेंटेज। तो परसेंटेज का आपको ये कैलकुलेशन ध्यान में नहीं रखना पड़ता। तो आई होप आपको समझा होगा कि शेयर्स होने के बाद ये सारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है एंड कितने भी एन नंबर ऑफ लोग हम लोग कंपनी में एज अ ओनर ला सकते। तो पहले ये 5 लोग ओनर थे, उसके बाद ये छठा ओनर, तो सारे इक्वल शेयर के ओनर हो गए अभी ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये याद रखना है। तो डेफिनेशन दिया है उन्होंने, a unit of ownership that represents equal proportion of company's capital. It entitles its shareholder to an equal claim on company's profit and equal obligation for company's debts and losses. अभी इसका मतलब क्या है कि
फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी एंड उन्होंने 10,000 शेयर बोल रहा हूँ मैं, ऑफ ₹10 ईच, मतलब उन्होंने 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया, ओके। और उनके पास था 5,000 शेयर्स, एक के पास थे, दूसरे के पास, बी के पास थे 5,000 शेयर्स, ओके। तो कंपनी को फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट क्या करूँगा मैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करूँगा। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना है, ₹1। तो इसके पास 5,000 शेयर है, तो ₹1 इंटू, तो इसका प्रॉफिट का शेयर हो गया ₹5,000, इसका प्रॉफिट का शेयर हो गया ₹5,000, ओके। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ये लोगों ने अपने शेयर्स कुछ दूसरे लोगों को बेच दिए, तो ए का 5,000 ही रह गया, बी का हो गया 4,990 और उसने 10 शेयर सी को बेच दिए, ओके। और उनको प्रॉफिट हुआ उस साल 20,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000 ओनली, तो पर शेयर मेरा प्रॉफिट है 2,000, सॉरी ₹2। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो 5,000 इंटू ₹2, इसका 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा, इसका जो शेयर है। बी का होगा तो बी का होगा 0.8, हाँ, सो 9,980 इसका होगा एंड इसका ₹20, क्योंकि 10 ही शेयर से पर शेयर प्रॉफिट ₹2 है, तो ऐसे प्रॉफिट बटेगा। तो पर शेयर प्रॉफिट बढ़ जाता, मतलब उसका प्रॉफिट उनको इस तरह से डिवाइड होता है। ये समझा है आपको, ऐसे मुझे लगता है। अगर प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो यूनिट ऑफ ओनरशिप है, तो यहाँ पे शेयर्स क्या रोल प्ले कर रही है, दिस इज यूनिट ऑफ ओनरशिप, ओके, यूनिट ऑफ ओनरशिप विच इज इक्वल, ओके। तो 10,000 इक्वल शेयर्स, तो ये शेयर्स किसी के भी पास हो तो पर शेयर ₹1 ही मिलेगा इसमें, और यहाँ पे पर शेयर ₹2 का ही मिलेगा। तो एक के पास 10 शेयर्स हो या 2,000 शेयर्स या कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे मैं शेयर्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और प्रॉफिट इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कंपनी, ओके। अभी शेयर्स में भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी शेयर्स, जो प्रॉफिट आपको डायरेक्टली जो होता अभी देखा, दैट वुड बी ऑर्डिनरी शेयर्स। तो देखते हैं व्हाट इज ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन स्टॉक विच एंटाइटल शेयर होल्डर टू शेयर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एज एंड व्हेन दे ऑकर टू वोट एट द कंपनीज एनुअल मीटिंग एंड अदर ऑफिशियल। मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स अगर होंगे तो पर शेयर प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपको अलॉट होगा, एंड आप इक्वल पर शेयर वोटिंग होती है। यहाँ पे इक्वल पर शेयर प्रॉफिट एंड इक्वल पर शेयर वोटिंग, मतलब जब भी कंपनी के कुछ डिसीजंस लेने हो, इम्पोर्टेंट डिसीजंस, तो आपका वोट जो है वो पर शेयर कैलकुलेट होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टोटल 10,000 शेयर्स है और आपके पास 5,000 शेयर्स है, ए के पास 5,000 शेयर्स है, तो और बी के पास 2,000 ही शेयर्स, तो इस
इसका वोट होगा 50%, इसका होगा 20% ओनली, क्योंकि इसके पास शेयर्स कम है, इसके पास शेयर्स ज़्यादा है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में आपको क्या मिलता है, इक्वल पर शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने देखा पर शेयर, एंड इक्वल पर शेयर वोटिंग। तो पर शेयर वोटिंग आपको इक्वल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट एंड ज़्यादा वोटिंग पावर होगा। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। दूसरा जो टाइप ऑफ शेयर है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, देखते हैं क्या है। तो प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स जो बोलते हैं, विच एंटाइटल शेयर होल्डर टू फिक्स्ड पीरियडिकल इनकम बट जनरली डू नॉट गिव हिम वोटिंग राइट्स। तो ये आपको बाद में ज़्यादा इजीली मतलब ज़्यादा इसका स्टडी है, बट बेसिक समझना है कि यहाँ पे इनकम जो है मतलब प्रॉफिट जो है, या क्या बोलेंगे उसको, पीरियडिकली प्रॉफिट आपको पहले मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर प्रॉफिट। तो जनरल क्या होता है, प्रॉफिट जब होता है तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते किसी भी कंपनी को। ओके, तो उसके जो मैनेजमेंट टीम होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट टीम जो बोलते हैं हम लोग, तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर मेरा पर शेयर प्रॉफिट 50 है तो उसमें से 30 रुपया में पर शेयर बांट दूंगा, 20 रुपया में कंपनी के ग्रोथ के लिए रख दूंगा। ओके, तो 30 रुपया जब बांटते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, बट इन लोगों को नो वोटिंग राइट्स, तो ये याद रखना है, नो वोटिंग राइट्स। ओके, और ये डिफाइंड होता है कि इनको पहले कितना देना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर 30 रुपया में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर 10% है तो पहले 3 रुपये उनको जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना चाहिए डिविडेंड, ये डिफाइंड होता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होते हैं, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो क्यूमुलेटिव होंगे या ऐसे कुछ, मतलब डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया तो पहले उनको देना पड़ेगा। तो उनके लिए अगर पैसे कम पड़ गए, 30 रुपये उनके लिए लग गए, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारा पैसा देना पड़ता है, एंड अगर उसमें से बचे कुछ पैसे तो ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस प्रॉफिट का, फर्स्ट प्रेफरेंस जो डिविडेंड का होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा, और दूसरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को होगा, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो किसी डिसीजन लेना है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ही वो राइट्स है। ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, जो मैं डिविडेंड अभी बोल रहा था वो हमें देखना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिविडेंड। ओके, एक मिनट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड, तो लेटेस्ट चेक क्या डिविडेंड है। द एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड पीरियडिकली पर शेयर और एज अ परसेंटेज। तो मैंने अभी बोला कि पर शेयर, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मेरे 10,000 टोटल शेयर्स है, राइट, और प्रॉफिट हो गया 1 लाख, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हो गया,
पर शेयर कितना प्रॉफिट हो गया, ₹10 पर शेयर प्रॉफिट। पर शेयर प्रॉफिट हो गया ₹10 ₹10 पर शेयर प्रॉफिट हो गया। तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये सारा का सारा प्रॉफिट बांट देना है या कुछ रखना है। तो ऐसे नहीं होता है कि पूरा का पूरा बांट देते, क्योंकि कंपनी को भी ग्रो करना है, राइट। तो पर शेयर प्रॉफिट 10 हो गया, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग ₹5 देंगे शेयर होल्डर्स को और ₹5 रख देंगे फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी, और ₹5 पे टू शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास शेयर है, तो शेयर होल्डर्स को ₹5 देंगे। तो प्रॉफिट पर शेयर प्रॉफिट है ₹10, उसमें से जो ₹5 दिया है दैट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, तो कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है, और उसमें जो पे होता है दैट इज, जो पे करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जो प्रॉफिट हुआ है वो अलग, वो ₹10 हो गया, बट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है एक्चुअल में दैट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, देन तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट शेयर होगा डायरेक्टली, ओके, और उसमें जो निकालना है वो आप ड्राइंग करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पे होगा दैट इज नोन एज कंपनी में दैट इज डिविडेंड। उसके बाद आपकी एक कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ शेयर्स और स्टॉक प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू देखते हैं, व्हाट इज फेस वैल्यू। शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्रिंट होगा है, आपके शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू प्रिंटेड है दैट इज माय फेस वैल्यू। तो आप लोग बोलोगे ये है क्या, तो जब भी कोई पर्सन, 2-3 लोग जाके कंपनी फॉर्म करते हैं, तो कंपनी फॉर्म करने के बाद क्या होता है, जो फर्स्ट वो डिसाइड करते हैं कि मेरे इतना कैपिटल होगा और इतने रुपए के शेयर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने जो देखा कि 2 लोग मिल या 3 लोग मिलके उन्होंने 7.5 लाख रुपए का 7.5 लाख रुपए जमा कर दिए और कंपनी खोल दी 3 लोगों ने मिलकर, और उन्होंने बोला कि एक शेयर मेरा ₹10 का होगा, तो टोटल शेयर्स कितने होंगे, 75,000। ओके, तो जब फर्स्ट कंपनी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वो बोलते हैं कि दिस इज माय प्राइस, एक्चुअल प्राइस शेयर की, दिस इज ₹10। ओके, ये प्राइस आपके शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ओके, स्टार्ट करते वक्त जो प्राइस ली वो फेस वैल्यू। अभी क्या हो सकता है, कभी कभी बाद में इस प्राइस में चेंज हो सकता है। ओके, मतलब बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट है अलग अलग। तो मुझे ये शेयर प्राइस कम करनी है, ऐसे 2-3 लोग हैं वो बोल सकते हैं, तो शेयर प्राइस कम की, अगर ₹5 कर दी तो टोटल नंबर, मुझे कैपिटल तो वही रखना है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1,50,000। तो शेयर्स डबल हो गए, प्राइस कम हो गई, तो इसको भी बोलते हैं फेस वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू मतलब जो आप मतलब ये स्प्लिट करने के बाद अगर किसी ने शेयर लिया तो उसके शेयर सर्टिफिकेट पे ₹5 होंगे। मतलब जब स्प्लिट होगा तो वो सारे लोगों के लिए कम हो जाएगी प्राइस और उनके पास के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो आपको बाद में है। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो भी प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। So what is market value? The value of share or stock at which it is bought or sold readily in marketplace. तो अभी क्या होता है कि मैंने स्टार्ट कर दी कंपनी 2 लोगों के साथ, मैंने ₹10 का शेयर रखा था। ओके, और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मेरी कंपनी बड़ी बड़ी होती जाती है। तो मेरी फेस वैल्यू
जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी है वो 10 रुपया ही है, ओके। पर मेरी कंपनी की वैल्यू जो है, मतलब मेरा प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हो गए, जनरेट हो गए कि बाहर के जो लोग हैं उनको बोलते हैं मार्केट, वो मेरे एक शेयर के लिए 40 रुपये देने के लिए भी तैयार है, ओके। क्योंकि उनको पता है मैंने 40 रुपये में भी अगर ये शेयर लिया तो भी मुझे फ़ायदा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट जा रही है, ओके। तो इस 40 रुपये को बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ओके। जो बाहर मार्केट में इसकी वैल्यू है दैट इज 40 रुपीज़, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट जो एक्चुअल वैल्यू है, प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट या जो इशू होता है वो सर्टिफिकेट। अभी वो बाद में आएगा, लिस्टेड शेयर जो है उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है, उनके डीमैट शेयर्स होते हैं, डीमटेरियलाइज डिजिटल शेयर्स होते हैं। तो उसमें प्राइस लिखी होती है कि 2 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का शेयर है। अभी आप लोग आपको एक बोलता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, एच डी एफ सी बैंक। ऐसे आप लोगों ने अगर गूगल कर दिया तो एच डी एफ सी बैंक, आप लोग ये करो एच डी एफ सी बैंक फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ऐसे गूगल करो तो इसकी फेस वैल्यू आपको पता चलेगी ये ₹2 ही है, बट इसकी मार्केट वैल्यू है ₹1480 समथिंग है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो शेयर सर्टिफिकेट दिया है उस पर प्राइस 2 रुपया ही है उस शेयर की, पर कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा हो गया, इतना ग्रो हुआ है कि उसकी मार्केट वैल्यू है 1480 रुपये। मतलब कितना बड़ा हो गया है बिजनेस, ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो ये मार्केट वैल्यू। स्टॉक ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर सोल्ड एंड बॉट इन ओपन मार्केट थ्रू ब्रोकर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मार्केट कहाँ पे होता है आप लोग बोलोगे, तो ये मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। जो NSE BSE ये जो है NSE या BSE, यहाँ पे ये बाइंग सेलिंग होता है स्टॉक का, तो यहाँ पे ये प्राइस होगी, ओके। एक्चुअल प्राइस 2 रुपया ही है, पर लोग कितने को कितने रुपए देने को रेडी है, 1480 रुपये, ओके। अभी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज प्रीमियम। तो प्रीमियम इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, FV माइनस MV, सॉरी MV माइनस FV, MV माइनस FV। तो MV क्या है 1480 माइनस ₹2, तो यहाँ पे 147, इतना प्रीमियम है, ओके। इसको बोलते हैं प्रीमियम, मतलब जितना ज़्यादा प्रीमियम उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू, ओके। तो ये आपको एक बार चेक करना है HDFC बैंक का शेयर कितने को है, एंड उसकी फेस वैल्यू आपको चेक करनी है, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, ओके। स्टॉक मार्केट एंड HDFC बैंक के जो शेयर्स है वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं, मतलब मैं कभी भी HDFC बैंक का शेयर ले सकता हूँ। तो ये कंपनी होने के मतलब ये कंपनी है इसलिए इसके नंबर ऑफ शेयर्स है, इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ओके। तो ये कभी भी अपना शेयर बेच सकते हैं, कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज, ओके। और स्टॉक एक्सचेंज में और एक कॉन्सेप्ट है जो है ब्रोकरेज, ब्रोकर। तो स्टॉक एक्सचेंज ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत आपको अभी पहले बड़ा होना पड़ता है, देन आपको कुछ रेगुलेटर्स की ये एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है,
उसके बाद ही आपकी कंपनी लिस्ट होती है। ओके, तो कंपनी लिस्ट कहाँ पे होती है, एक बार देखते हैं। कंपनी पहले स्टार्ट होती है, फिर बड़ी होती है, उस हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बिग कंपनी। ओके, जो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वो रेगुलेटर्स का एक्सेप्टेंस लेते हैं। रेगुलेटर्स मतलब गवर्नमेंट, आप ऐसे समझो, गवर्नमेंट का वो एक्सेप्टेंस लेती है और वो होती है लिस्टेड। लिस्टेड मतलब उसके शेयर्स फ्रीली बेच सकते हो या खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं लिस्टेड। तो लिस्टेड कहाँ पे होती है, वो शेयर्स खरीद या बेच कहाँ पे सकते हो, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। तो बिग कंपनी के कौन से बहुत सारे एग्जांपल्स है, हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। एसबीआई फॉर एग्जांपल है, और रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक तो है ही, रिलायंस। ओके, तो ये लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कौन से अभी इंडिया में, तो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे ये एसबीआई के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, एचडीएफसी के शेयर, ऐसे मल्टीपल कंपनीज जो लिस्टेड है, मतलब वो बड़ी कंपनीज है, उनके शेयर्स फ्रीली ट्रेड होते हैं। मतलब कोई भी कभी भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है। लिस्टेड होने के लिए क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, तो लिस्टेड यहाँ पे एनएसई और बीएसई। अभी मुझे अगर बीएस एसबीआई का शेयर लेना है, तो स्टॉक मार्केट में मैं डायरेक्टली जाके नहीं ले सकता, तो उसके लिए मुझे एक पर्सन के पास जाना पड़ता है, जिसको इन लोगों ने ऑथोराइज किया हुआ है। ऑथोराइज्ड पर्सन उनका, मतलब एनएसई का ऑथोराइज पर्सन है, बीएसई का ऑथोराइज पर्सन, उस ऑथोराइज पर्सन को बोलते हैं ब्रोकर। ओके, तो मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ और ब्रोकर को बोलता हूँ मुझे एसबीआई के 50 शेयर चाहिए, जो अभी मिल रहे हैं 400 रुपये में। तो मैं उसको पे करूँगा 20,000 रुपीज़, और वो मुझे 50 शेयर का शेयर सर्टिफिकेट देगा, जो अभी पूरा डिजिटली मिलता है। ओके, और ब्रोकर भी सारे डिजिटल हो गए, एनएसई भी डिजिटल हो गए। ब्रोकर का एक एग्जाम्पल है जीरोधा, जो डिजिटल है। ओके, पूरा का पूरा। और बहुत सारे ब्रोकर्स है, कोटक है, अपस्टॉक्स है करके, एंजल ब्रोकिंग करके पुराना ब्रोकर है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। मैं जनरल पब्लिक भी बड़ी बड़ी कंपनी का ओनर हो सकता है थ्रू तो आपको समझा होगा कि कंपनी का ओनर मैं भी हो सकता हूँ, एसबीआई का उस उतने छोटे पार्ट का हो सकता हूँ, करेक्ट, घर बैठे हैं। तो शेयर्स होने का आपको एक फ़ायदा समझा होगा कि एसबीआई के इतने शेयर्स है, तो कोई भी उसका जनरल पब्लिक शेयर होल्डर्स हो सकता है। तो उसको अगर शेयर्स लेने हैं, मतलब उसका उस पार्ट के लिए, मैं 50 शेयर के लिए एसबीआई का ओनर हूँ, तो मुझे अगर 50 शेयर के लिए एसबीआई का ओनर होना है, तो मुझे स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। बट स्टॉक मार्केट मुझे एंटरटेन नहीं करेगा, वो बोलेगा मेरे ऑथोराइज पर्सन के पास जाओ। तो ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, ब्रोकर। अभी आप लोग बोलोगे कि ब्रोकर फोकट में देगा क्या वो करके, तो नहीं, तो ब्रोकर क्या लगाता है, ब्रोकरेज, तो उसकी फी लगाता है। 50 शेयर्स आपको अगर 400 में 20,000 में देने, तो वो लगाता है 1 रुपया मुझे दे दो 50 रुपये में, तो इसको बोलते हैं ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ब्रोकर 50 रुपये उसमें कमाते हैं, ब्रोकर भी एक बिजनेसमैन है। ओके, तो ब्रोकर जो चार्ज करता है दैट इज नोन एज ब्रोकरेज। तो मुझे टोटल कितने में पड़ा, 20,050 रुपये। ये आपको समझा होगा आई होप। अगर नहीं समझाए तो कभी भी आप पूछ सकते हो। व्हेन स्टॉक इज परचेज, ब्रोकरेज इज एडेड टू कॉस्ट। व्हेन स्टॉक इज सोल्ड, ब्रोकरेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग एक्सरसाइज 9.7 आपको ट्राई करना है घर पे। अगर नहीं आ रहा है कुछ, तो हम लोग सॉल्व करके मतलब डाउट सेशन ले लेंगे। एक सम हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं।
जब भी आप बाय करना चाहते हो तो ब्रोकरेज यहाँ पे ऐड हो जाता है और आपको इतना पे करना पड़ता है। अभी मेरे पास ऑलरेडी 50 शेयर है, मैं 420 रुपये में मुझे बेचना है, मैं ब्रोकर को बोलूँगा 50 शेयर्स बेच दे। ओके, तो कितने हो गए? 21,000 हो गया आई थिंक। और ब्रोकरेज बोलेगा मैं बेच फुकट में थोड़ी ना बेचने दूंगा, तो वो भी इसमें 50 रुपये पर 1 रुपया पर शेयर लगेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल, 1 रुपया ही लगाएगा ऐसा नहीं। तो 50 रुपये तो वो काट के मुझे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा 20,950, इतने रुपये मुझे मिलेंगे, यहाँ पे इतने रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ब्रेक जब स्टॉक परचेस करते हैं, यहाँ पे हमने परचेस किया था यहाँ पे, तो परचेस करते वक्त मुझे ब्रोकरेज ऐड करना पड़ा और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। जब स्टॉक मैंने सेल कर दिया तो मुझे पैसे आने वाले थे, वो ब्रोकरेज माइनस करके पैसे आ गए। ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सो दैट आपको आसानी हो सॉल्व करते वक्त। एक्सरसाइज 9.7, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। What is question number 12? Nisha invests rupees 15,840 in buying shares of nominal value rupees 24, selling at a premium of 10%. The company pays 15% dividend annually. Find dividend she receives annually. The rate of return for her investment. Okay. अभी निशा क्या कर रही है? निशा इन्वेस्टेड, बाय द वे जो स्टॉक्स हम लोग परचेस करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो निशा ने जो इन्वेस्ट किया मतलब उसने स्टॉक खरीदे हैं, तो 15,840 के स्टॉक्स खरीदे। हमें पता नहीं कौन से स्टॉक कितने को खरीदे, तो जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 24, सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, एक बार देखते हैं। तो आप लोग बोलोगे व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू? तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, जो हमने अभी देखा। फेस वैल्यू भी बोलते हैं, पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो पार या फेस वैल्यू, इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो बेसिक जो आपको शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होती है दैट इज ₹24। तो 24 रुपये के शेयर्स जो फेस वैल्यू है उसने 15,840 में कुछ शेयर्स खरीदे हुए, और वो शेयर्स क्या है, डायरेक्टली खरीदे हुए हैं क्या, तो वहां पे प्रीमियम है। तो हमने क्या देखा था, प्रीमियम इज व्हाट, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ओके, यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रीमियम इज 10%। तो अभी प्रीमियम आपको मैं बोलना रह गया कि प्रीमियम जो है ये 8%, जब आपको प्रीमियम बोला है तो वो फेस वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू पे होगा। लेट अस टेक की फेयर वैल्यू पे प्रीमियम कितना होगा, उन्होंने क्या बोला है 10% प्रीमियम है, तो 24 पे 10% दैट इज 2.4। तो यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा, सबसे पहले फेस वैल्यू पे 24 इंटू 10% दैट इज 2.4। तो 2.4 इज MV माइनस FV। तो FV मेरे पास है ऑलरेडी, तो FV मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डायरेक्टली, दैट इज 24। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, 24 प्लस 26.4, तो 26.4 रुपये का शेयर एक है मार्केट वैल्यू पे, उसकी नॉमिनल वैल्यू 24 रुपये।
तो निशा ने इन्वेस्ट किए 15,840। तो 15,840 जब भी वो खरीदेगी तो वो फेस वैल्यू पे कोई नहीं देगा, ओके, वो मार्केट प्राइस पे देगा। मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो है इतनी है, तो हमने वो निकाल दी प्रीमियम ऐड करके। फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड किया तो मार्केट वैल्यू, और प्रीमियम 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो कितने शेयर्स लिए होंगे तो हमें कैलकुलेट करना है शेयर्स परचेस्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, that is equal to total investment divided by market value। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 15,840 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या है 26.4, डिवीजन 3 से डिवाइड होते क्या देखो, 8.8, तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 3, तो डिवाइड बाय 2 करके क्या होगा 88, तो 11 से डिवाइड होगा क्या देखते 1.1, 11 480 डिवाइड बाय 1.1, तो सॉरी 1, तो 15 840 डिवाइड बाय 26. सॉरी यहाँ पे कुछ तो भी गलती हो गई, तो 11 से यहाँ पे 0.8 डिवाइड बाय 11 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 11,480, तो आंसर आएगा 600। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितने आए 600। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए उसने 600 शेयर्स। 600 शेयर। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है डिविडेंड कितना पे करते हैं 15% डिविडेंड एनुअली। तो नेक्स्ट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड जो भी होगा वो फेस वैल्यू पे होगा, तो ये याद रखना है डिविडेंड परसेंट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ओके। तो डिविडेंड कितना होगा 15% डिविडेंड एनुअली, तो 600 शेयर्स इंटू एक 24 रुपये का शेयर है उस पर 15%, तो कितना होगा 600 इंटू 3.6 पर शेयर इतना डिविडेंड होगा, तो 18 6 तो ₹2160 डिविडेंड उसको मिलेगा। तो एक चीज़ में फिर से यहाँ पे ये करना चाहता हूँ एम्फोसाइज, पिछले किसमें हमने देखा था
तो ये डिविडेंड जो है कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो 5 है डिविडेंड, और यहाँ पे अगर पर शेयर 10 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये अगर मैं डिविडेंड देता हूँ तो डिविडेंड का वैल्यू होगा 50%। ओके, मतलब 50% डिविडेंड दिया ऐसे बोलते हैं। ओके, एंड कंटिन्यूइंग विद आवर एग्जांपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न मतलब उसने कितने कमाए उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो कमाए कितने, 2160 डिवाइड बाई कितने इन्वेस्ट किए थे पिछले इसमें देखेंगे हम लोग। इन्वेस्ट कितने किए थे, 15,840, राइट। तो डिवाइड बाय 15,840, तो जो भी आपका आंसर आएगा 16 तो 3 से अगर डिवाइड 8 से डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं 8 तो गड़बड़ हो जाए। तो 270 आएगा, यहाँ पे आएगा 8 7 और 8 72 67। एक 108, यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड किया तो 15 7 कवर 8 9 54 6 से डिवाइड किया तो 7। तो समथिंग 3 से अगर डिवाइड किया तो 3/22, फिर तो 22 66 13 पॉइंट समथिंग रेट आएगा। 13.6% ये आपका आंसर आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको समझा होगा। मिसलेनियस सॉरी एक्सरसाइज 9.7 आपका होमवर्क रहेगा एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 भी होमवर्क रहेगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो मुझे इमीडिएटली आपको बोलना है। तो एक्सरसाइज 9.7 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 ये होमवर्क रहेंगे। एंड यहाँ पे हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स ख़त्म होता है।
अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, तो हैव अ गुड डे। एंड आपको ये प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस आप भूल जाओगे। तो ये थोरोली प्रैक्टिस करना है और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, बाय।